वंदना और शनाया बहुत अच्छे दोस्त थे। शनाया एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और वंदना उसी कंपनी में एक साफ सफाई करने वाली औरत थी। लेकिन शनाया वंदना को साफ सफाई वाली नहीं समझती थी और उसे अपनी दोस्त मानती थी। कुछ समय बाद दोनों में वंदना और बहुत शनाया अच्छे बहुत दोस्ती अच्छे हो गई दोस्त थी। लेकिन वंदना को अपनी गरीबी का पता था, इसीलिए वो हमेशा अपनी हद में रहती। एक दिन दोनों छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे। तभी शनाया वंदना को कहती है, यार चलना, लेट तो हो ही गए हैं, कुछ खाकर चलते हैं। वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। नहीं, मुझे घर जाके घर का काम भी करना है। मैं नहीं जा सकती, वैसे भी इतना समय हो गया है। यार मुझे पता है तुझे घर का भी काम करना होता है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ी कि तू कहीं बाहर ही नहीं जा सकती। अरे समझो मेरी बात को, तुम चली जाओ मैडम। कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हारी मैडम नहीं दोस्त हूँ और तुम चल रही हो मेरे साथ। मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम चल रही हो बस मेरे साथ। बात यहीं खत्म, समझ गई? शनाया वंदना को अपने साथ खाना खिलाने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और दोनों वहाँ से खाना खाकर निकल जाते हैं। शनाया वंदना को घर तक अपनी कार में छोड़ती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। जैसे ही वंदना अपने घर आती है, उसकी माँ माला वंदना से कहती है, बेटा आज बहुत ही अच्छा दिन है, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता है। माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। आपको तो पता है ना, मैं अगर शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। बेटा तू मेरे लिए क्यों परेशान होती है? मेरा ख्याल रखने के लिए तू है, और वैसे भी लड़के वाले यही इसी शहर में रहते हैं। तेरा जब मन हो मुझसे मिलने भी आ सकती है। नहीं माँ, मुझे फिर भी अभी शादी नहीं करनी है। बेटा आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। और कब तक तू ऐसे दूसरों के घर में साफ सफाई करती रहेगी? तेरी भी तो जिंदगी है ना। माँ, आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रही हो? तेरे लिए मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन माँ, शादी में इतना ज्यादा खर्चा होता है, वो सब कहाँ से आएगा? तो बस हाँ कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। माँ, मैं शादी के लिए हाँ तो कर दूँ, लेकिन आप वादा करो कि किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं लोगी। ठीक है, नहीं लूंगी। अब तो मान जा शादी के लिए। ठीक है माँ, लेकिन लड़का कौन है? लड़का ज्यादा बड़े घर का तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। माला वंदना की शादी तय कर देती है और अगले दिन वंदना कंपनी में जाती है और अपना रिश्ता तय होने की बात शनाया को बताती है। तो वहीं शनाया का भी रिश्ता तय हो चुका था और वो भी यही बात वंदना को बताना चाहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकलता है और दोनों की शादी की डेट आस-पास की पड़ती है। लेकिन पहले वंदना की शादी की डेट थी और उसके बाद शनाया की। दोनों एक दूसरे को शादी की बातें बता देती है और उसके बाद शनाया वंदना से कहती है, देख हम दोनों की शादी आगे पीछे ही हो रही है, तो हम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, दोनों एक साथ ही शॉपिंग के लिए चलते हैं। क्या हम दोनों एक साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मैं एक बहुत अच्छा स्टोर जानती हूँ, वहाँ शादी के लिए एक से एक आउटफिट है। हम दोनों ही वहीं जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं पूछ नहीं बता रही हूँ तुझे, हम दोनों साथ ही जाएंगे। अब तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तेरी शादी मेरी शादी से पहले हो रही है, तो हम दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए जा ही सकते हैं ना। शनाया और वंदना एक साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं। शनाया वंदना को एक स्टोर में लेकर जाती है और वहाँ दुकान वाले भैया से शादी के लहंगे दिखाने को कहती है। दुकान वाला दोनों को बहुत सारे लहंगे एक एक करके दिखाता है और सारे लहंगे देखने के बाद शनाया कहती है, भैया अच्छे तो दिखाओ, अब भी क्या कुछ ऐसे ही दिखा रहे हो? इतने तो अच्छे हैं ये सारे, अब तुम्हें कौन से चाहिए? अच्छा मतलब तुम्हें पसंद आ गए हैं ना, तो चलो तुम ही ले लो, तुम्हारी शादी के लिए हो जाएगा और मैं फिर बाद में देख लूंगी अपनी शादी के लिए। यहाँ तो इतने ज्यादा महंगे लहंगे हैं कि एक लहंगे में ही तो मेरी पूरी शादी हो जाएगी। मैडम आप बताओ कैसा चाहिए आपको, मैं वैसा ही दिखा देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप इन्हें दिखा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मैडम तेरी शादी होने वाली है, अब क्या शादी बिना लहंगे के करेगी क्या? चल अब जल्दी से पसंद कर ले। वो माँ ने मेरे लिए पहले से ही लहंगा देख रखा है, तो मैं वही लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में। ठीक है कोई नहीं, चल मैं अपनी शादी का बाद में देख लूंगी, अभी तेरी शादी का देख लेती हूँ। तेरी शादी में भी तो बहुत तैयार होकर आऊंगी, आखिरकार बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। शनाया काफी देर तक लहंगे देखने के बाद वंदना की शादी के लिए एक सुंदर सा लहंगा पसंद कर ही लेती है और उस लहंगे को ले लेती है। लेकिन वंदना अपनी गरीब होने के चलते वहाँ झूठ बोल देती है कि उसे लहंगा नहीं चाहिए। कुछ देर बाद जब वंदना अपने घर जाती है तो वहाँ वो अपनी माँ को कहती है, माँ शादी के लिए लहंगा भी तो चाहिए, वो तो है ही नहीं मेरे पास।
बेटा ये मेरी शादी की साड़ी है, तुझ पर बहुत सुंदर लगेगी, तू इसका लहंगा बनवा ले, क्योंकि आजकल तो एक लहंगा ही इतना महंगा आता है कि अगर हम एक लहंगा लेंगे तो बाकी के सामान के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। लेकिन माँ, शादी तो एक बार ही होती है, तो मैं अपनी शादी में एक लहंगा तो ले ही सकती हूँ ना। बेटा तू ही तो इस घर को संभालती है, तो तुझे तो पता ही होगा ना, शादी का खर्चा इतना हो गया है, पैसे यहाँ वहाँ से कम ज्यादा करने के बाद भी नहीं हो पाएंगे, तो लहंगा कहाँ से लेगी। कोई नहीं माँ, मैं आपकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लूंगी, वो भी अच्छा ही लगेगा। वंदना अपनी माँ की साड़ी का ही लहंगा बनवा लेती है और उसकी माँ की साड़ी का लहंगा भी काफी प्यारा सिला होता है। महंगा ना सही, लेकिन काफी सुंदर था और उसकी शादी की तैयारियां काफी जोरों से चल रही थी। घर में सभी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था और धीरे धीरे शादी का दिन आता है। यहाँ वंदना अपनी माँ की साड़ी का लहंगा पहनकर तैयार हो रही थी, तो वहीं शनाया अपनी दोस्त की शादी के लिए भी इतना प्यारा लहंगा खरीद कर सज धज कर घर से जा रही थी कि तभी शनाया के पापा सुनील आते हैं और शनाया को कहते हैं, बेटा आज तेरी खास सहेली की शादी है, तो तूने उसके लिए गिफ्ट लिया? ऐसे कैसे पापा, मैं और उसके लिए गिफ्ट ना लूं? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है। अच्छा, तो तूने अपनी शादी के लिए कोई लहंगा देखा है कि नहीं? पापा मुझे ये लहंगा इतनी मुश्किल से पसंद आया है और आप शादी के लहंगे की बात कर रहे हो। तो बेटा जल्दी से तू भी अपनी शादी का लहंगा देख ले, कोई ऑनलाइन देख ले, वरना कोई दूसरे शहर से मंगवाना तो बता दे। वो सब बाद में देखेंगे, अभी ये बताओ कि ये वाला कैसा लग रहा है? पूरा स्टोर देख लिया लेकिन कोई अच्छा मिला ही नहीं, इसलिए यही लेना पड़ा। तो बेटा किसी दूसरे ब्रांड का ले लेती, आजकल तो मार्केट में इतने सारे ब्रांड है। पापा ब्रांड तो बहुत है लेकिन टाइम ही कहाँ है, इसलिए यही ले लिया। ये भी ठीक है, लेकिन शादी के लहंगे में ऐसा कुछ मत ले लियो, 4 बार पहन लियो, फिर देखियो अच्छा लगे तभी लियो। ठीक है पापा, अब मैं जा रही हूँ, बाय। शनाया तैयार होकर थोड़ी देर में शादी में जाती है, तो वो वंदना के पास जाकर उसे गले लगाकर कहती है, बहुत सुंदर लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे, और तेरा लहंगा भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ की साड़ी थी, उसी से बनवाया है। अरे वाह, लगी नहीं रहा साड़ी से बनवाया है, लेकिन कुछ भी कहो बहुत सुंदर लग रही है तू। अच्छा ये बताना मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? इतना महंगा लिया है तो अच्छा तो लगेगा ही ना। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, ऐसा लग रहा है कि ये लहंगा तुम्हारे लिए ही बना हो। देखना तुम, अपनी शादी में यहाँ का कोई ब्रांड देखूंगी भी नहीं, पापा के साथ दूसरे शहर से ही लाऊंगी लहंगा। शादी में ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी पहन लूंगी। हमारे लिए जो तुमने मेरी शादी में पहना है वो भी किसी शादी वाले लहंगे से कम नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में वंदना की बारात आती है और सभी विधि विधानों के साथ उसकी शादी होती है और गरीबी में भी वंदना बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी। और कुछ समय बाद शनाया की शादी का दिन आता है और वो अपनी शादी का लहंगा दूसरे शहर से लेकर आती है। तो बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी? धौलपुर गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा हॉस्पिटल था जहां आसपास के लोग अपना इलाज करवाने आया करते थे। पास ही के गांव में रहने वाला महेश पेट दर्द से परेशान होकर अपनी पत्नी इमरती के साथ अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर सोनाली उसका चेकअप करती है। तभी इमरती कहती है, देखिए ना डॉक्टरनी जी, सुबह से 36 बार घर से खेत और खेत से घर आ गए हैं, दवाई भी लिए हैं, लेकिन दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी वजह से तो इन्हें कमजोरी हो गई है। दस्त की वजह से इनके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए आपके पति को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। महेश पेट पकड़े वहाँ से बाथरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर नर्स उसे ग्लूकोज की स्लाइन लगा देती है। रात का समय होता है, सभी मरीज गहरी नींद में होते हैं। तभी किसी औरत के रोने की आवाज महेश के कानों में पड़ती है और वो जाग जाता है और आसपास देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे किसी के रोने की आवाज क्यों सुनाई दी? ये पेट तो फिर से दर्द करने लगा, लगता है होकर आना पड़ेगा, लेकिन जाऊं कैसे? हाथ में तो ये पाइप चिपका पड़ा है। इतना कहकर वो अपने हाथ में लगी ग्लूकोज की स्लाइन को हटाने लगता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और कुछ ही देर में जब लाइट वापस आती है तो महेश खुद को एक बंद कमरे के बेड पर बंधा पाता है और उसके सामने खड़ी होती है नर्स की ड्रेस पहने डरावनी सी शक्ल की एक चुड़ैल, जिसके हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन था। उसे देखते ही महेश जोर से चिल्लाता है,
भूत, बचाओ बचाओ डॉक्टर, नर्स, कोई बचाओ मुझे। तुझे ठीक करने के लिए जब मैं यहाँ हूँ तो किसी डॉक्टर की क्या जरूरत है। मैं अपने इंजेक्शन से तेरा ऐसा इलाज करूंगी ना कि तेरे शरीर में कभी कोई बीमारी ही नहीं आएगी। महेश का डर के मारे चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल था। वो बिस्तर पर बंधा तड़प रहा था, लेकिन चुड़ैल वो बड़ा सा इंजेक्शन लिए उसकी तरफ बढ़ती है और उस इंजेक्शन को किसी चाकू की तरह उसके पेट में घोंप देती है। महेश एक भयानक सी चीख के साथ तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह जब इमरती की आंख खुलती है तो महेश को बेड पर ना देखकर वो परेशान हो जाती है और डॉक्टर से पूछने के लिए कॉरिडोर की तरफ भागती है। तभी उसे सामने खून से लथपथ महेश की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। डॉक्टर सोनाली और ऑफिस का स्टाफ महेश की लाश देखकर दंग रह जाता है। तभी इमरती जोर जोर से रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये का हुई गवा। इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आए थे और जिंदगी से ही हाथ धो। हॉस्पिटल में मरीज की यूं खून से सनी हुई लाश मिलना, ये सब कब हुआ वार्ड बॉय? डॉक्टर, सारा हॉस्पिटल खुद परेशान है इस हादसे से। इस हॉस्पिटल में ये पहली ऐसी घटना है कि इलाज कराने आए मरीज की हत्या हो गई। पुलिस को खबर करो इस मामले की। समय बीतता है और 2 हफ्ते बाद जब इंजेक्शन वाली चुड़ैल फिर किसी मरीज को इसी तरह मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद से हॉस्पिटल के स्टाफ और गांव वालों के मन में डर सा बस जाता है और कोई भी मरीज रात के समय हॉस्पिटल में रुकने से मना कर देता है। एक शाम दिशा नाम की एक नर्स मरीज को देखकर अपने कैबिन में थक कर सो जाती है और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब तक सारा हॉस्पिटल खाली पड़ा होता है। तभी वो अपना सर पकड़कर कहती है, ये अचानक सर क्यों दुखने लगा? एक तो काम करते करते मैं कैसे सो गई, ध्यान ही नहीं रहा। रात हो गई है, मेरा यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है, मुझे जल्दी निकलना होगा। वो अपना बैग उठाकर वहाँ से निकलने लगती है कि तभी अचानक लाइट का जलना बुझना चालू हो जाता है। डर के कारण नर्स दिशा पसीने पसीने होकर कांपने लगती है और एकदम से भागना चालू कर देती है। तभी उसके सामने इंजेक्शन लिए वही चुड़ैल आती है और उसे देखकर वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी चुड़ैल कहती है, कहाँ भाग रही है? तेरे सर में तो दर्द है ना, तुझे भागना नहीं चाहिए। मैं तेरा इलाज करती हूँ इस इंजेक्शन से। कौन हो तुम? क्या तुम ही हो जो इस हॉस्पिटल में मरीजों को मौत के घाट उतार रही हो? हाँ, मैं उनके शरीर को इंजेक्शन लगा लगा कर बीमारियों से बचा जो रही हूँ। ना रहेगा शरीर, ना रहेगी बीमारियाँ। इतना कहकर चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है और उसे भी इंजेक्शन से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ वार्ड बॉय आता है और पास ही पड़ा डंडा उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। डंडा लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ती है और तभी वार्ड बॉय दिशा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। दोनों हाफते हुए गांव की तरफ भागते हैं। अगले दिन दोनों डॉक्टर सोनाली के कैबिन में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक और डॉक्टर बैठा है और तभी डॉक्टर सोनाली कहती है, अरे तुम दोनों एक साथ, सब ठीक तो है ना? आओ, ये डॉक्टर तनिष है, आज से ही हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारी हत्याएं कोई इंसान नहीं बल्कि एक इंजेक्शन वाली चुड़ैल कर रही है, जो पहले इसी हॉस्पिटल में एक नर्स हुआ करती थी। मीनल नाम की नर्स जो कि एक इंटर्न के तौर पर इसी हॉस्पिटल में आई थी। एक दिन डॉक्टर ने उसे एक मरीज को इंजेक्शन लगाने को कहा तो इंजेक्शन देते हुए उसके हाथ कांपने लगे और इंजेक्शन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ और मरीज उस पर जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही डॉक्टर ने भी उसे बहुत सुनाया। अगले दिन किसी कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाने की खबर आई। वो वार्ड बॉय भी तब भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था।
हादसे के 2 महीने बाद ही महेश नाम के मरीज की हत्या हुई थी। तुम्हारा मतलब सभी मरीजों को इंजेक्शन वाली चुड़ैल मार रही है? जी डॉक्टर, कल रात उसने मुझे भी मारना चाहा, लेकिन इसने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। वो चुड़ैल मीनल ही है डॉक्टर। वो उस दिन की अपनी बेइज्जती सह नहीं पाई और शायद इसीलिए चुड़ैल बनकर भटक रही है। वार्ड बॉय की बात सुनने के बाद वो चारों इंजेक्शन वाली चुड़ैल से हॉस्पिटल को छुटकारा दिलाने के लिए उस रात हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। करीब आधी रात के समय जब चारों एक कमरे में बैठे नींद से पलके झपका रहे होते हैं, तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और चारों कमरे से बाहर आते हैं। तो वार्ड बॉय कुछ कदम आगे चलकर देखता है कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उसे पकड़ इंजेक्शन से उसका शरीर छलनी कर देती है। वार्ड बॉय की लाश देखकर दिशा वहीं बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर तनीश कहता है, लोगों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम एक नर्स थी, तुम्हारा काम मरीजों की सेवा करना था, उनकी देखभाल करना था, और तुम्हें उन्हें मार के क्या मिलेगा? चुप हो जा डॉक्टर। मुझे हमेशा से ही इंजेक्शन से डर लगता था। मैंने पढ़ाई की, अपने डर को काबू करने के लिए एक नर्स बनी, लेकिन एक मरीज को इंजेक्शन नहीं लगा पाई, जिसके कारण मैं चुड़ैल बन गई। इसलिए अब मैं हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोगों को इंजेक्शन लगा लगा कर मारूंगी। चुड़ैल इंजेक्शन लिए दोनों की तरफ बढ़ती है। तभी डॉक्टर तनीश अपना स्टेथोस्कोप फेंककर उसके हाथ से इंजेक्शन गिरा देता है और सोनाली इंजेक्शन को अपने हाथ में उठा लेती है और चुड़ैल गुस्से में उसकी तरफ भागती है। उससे अपनी तरफ आता देखकर सोनाली उस इंजेक्शन को जोर से दीवार पर मारती है। तभी इंजेक्शन टूटकर जमीन पर गिरता है और उसके टूटते ही चुड़ैल का शरीर जमीन पर बिखरकर ढेर हो जाता है और कुछ ही देर में वहां से वार्ड बॉय और चुड़ैल का बिखरा हुआ शरीर खुद ब खुद गायब हो जाता है।